हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने लास्ट क्लास में वुड्स रिएक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था ना। यस। अभी हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों? अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से थर्ड रिएक्शन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। समझ आई बात? अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने किससे किससे क्या बनाया था। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहली रिएक्शन देखा था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम कैसे एल्केन बनाएंगे। सेकंड में हमने देखा था कि एल्काइल हैलाइड से एल्केन कैसे बनाएंगे। और थर्ड रिएक्शन में हम लोगों ने देख लिया था वुड्स रिएक्शन, है ना। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए, पहला है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे। यू नो वेरी वेल, अगर मेरे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH और मैंने कोई बेस ले लिया है NaOH और इसका रिएक्शन मैंने करा दिया, एसिड बेस रिएक्शन होगा। ये माइनस पार्ट, ये प्लस पार्ट, ये प्लस पार्ट, ये माइनस पार्ट, माइनस प्लस से मिल जाएगा और बना देगा CH3COONA। और बच्चों इसी को कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। इन्हीं को जब हम हीट कर देंगे विथ सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या होता है? याद है सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम होता है मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। इन दोनों के मिक्सचर को, यानी कि NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, इन्हीं के मिक्सचर को बच्चों हम लोग बोलते हैं, क्या कहते हैं? सोडा लाइम कहते हैं। इन्हीं का रिएक्शन करा देंगे आपस में और हमें मिल जाता है एल्केन। अब इसमें थोड़ा सा कुछ और लाइन लिखी हुई, देखिए क्या लिखा है? एल्केन कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेस देन द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने कार्बन होंगे, एल्केन में उससे एक कार्बन कम होगा। मतलब 2 कार्बन वाला एसिड है तो हमें एल्केन 1 कार्बन वाला मिलेगा। बात समझ में आई? अगर 3 कार्बन वाला एसिड है तो हमें 2 कार्बन वाला एल्केन मिलेगा, राइट। अब ध्यान से देखिए, ये प्रोडक्ट इसमें कन्वर्जन हुआ तो हुआ कैसे? ये प्रोडक्ट, ये जो रिएक्टेंट है इसमें प्रोडक्ट में बदला कैसे? तो देखिए, ये CH3CO माइनस है, यहां से CO2 निकला होगा तभी तो CH4 बना है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि दिस प्रोसेस ऑफ इलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसी में से जो CO2 का रिमूवल हुआ है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। चलो एक बार हम लोग खुद से करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, CH3CONA, ये हमारा माइनस, ये हमारा प्लस, है ना। ये हमारा, इसमें वैसे प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है, इसमें से CO2 निकाला। इसको कैसे निकाला है? देखो बच्चों, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बने, एक मीथेन बना है और एक क्या बना है? सोडियम कार्बोनेट। बना कैसे होगा? देखिए, यहाँ से 2 Na निकल गया, यहाँ से 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, यहाँ से 1 कार्बन निकल गया, बन गया Na2CO3। अब बचा क्या है? ये CH3 और ये H बचा है कि नहीं? बचा है कि नहीं बचा है? तो ये दोनों आपस में कनेक्ट होकर के क्या बना लिया? मीथेन, राइट। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 COONA और क्या ले लिया? सोडा लाइम NaOH कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया है, ठीक है। और इसको हम क्या कर देंगे? हीट। फिर से Na2CO3 निकल जाएगा और क्या बचा? CH3 CH2 और ये जो हाइड्रोजन है वो इससे जाके जुड़ गया और क्या बना लिया? ईथेन। इसका मतलब हम 2 कार्बन लेंगे तो 1 कार्बन का एल्केन बन जाएगा और 3 कार्बन लेंगे तो 2 कार्बन का एल्केन बन जाएगा। सिंपल सी यही बात हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों देखिए, यहाँ पे देखिए 4 कार्बन का एसिड लिया है तो 3 कार्बन का हमारा एल्केन बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ, सही बात है? बिल्कुल। चलो नेक्स्ट है बच्चों कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड क्या होता है? देखिए, इसमें लिखा है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब हमें पोटेशियम या फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लेना है और उसी का इलेक्ट्रोलाइसिस करा देना है। क्या करा देना है? इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करा दो आप। तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे रिएक्शन दिया है, देखो
एल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एट एन। यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स एल्केन, हमें क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा, ठीक है, जिसमें और मिलेगा कहाँ पे बच्चों, एनोड पे मिलेगा, और उनके कार्बन क्या होंगे, इवन नंबर। ये सब क्या है, क्या बोल रहा है, तो जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे बच्चों मैंने लिया है एसिड, सोडियम एसिटेट, कितने मॉलिक्यूल लिए हैं, 2, और उसका वाटर मतलब एक्वस सॉल्यूशन लिया है, तो वही वाटर के साथ रिएक्शन हुआ है। जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास कराई, जो बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं ना, तो उसी को हमने बोल दिया इलेक्ट्रोलिसिस। हमें मिल गया इथेन, हमें मिल गया CO2, हमें मिल गया हाइड्रोजन, हमें मिल गया NH। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा लिखते हैं। आपने अभी देखा होगा कि जो क्या कहते हैं, हमने 2 मोल्स लिए, 2 मोल्स लिए थे कि नहीं, यस 2 मोल्स लिए थे। तो अब 2 मोल से इथेन बना कैसे, तो हम लोग ना इसको इलेबोरेट फॉर्म में लिख देते हैं। देखिए CH3 COONA के 2 मॉलिक्यूल लिए थे, तो यहाँ पे लिख देंगे CH3 COONA प्लस वाटर। क्या हम वाटर को HOH करके लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। कितने मॉलिक्यूल लिए थे, 2 मॉलिक्यूल लिए थे। फिर हमने क्या प्रोवाइड किया था, इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि हमने करा दी इलेक्ट्रोलिसिस। करा दी कि नहीं करा दी, बिल्कुल करा दी है। अब क्या होगा, अब वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, है ना। एनीवे देखिए, इसको ना 2-3 पार्ट में तोड़ो। एक हम यहां से ऐसे तोड़ दिए, ऐसे तोड़ दो, और इसको हम ऐसे तोड़ दें। इस मॉलिक्यूल को 3 पार्ट में तोड़ दिए ना, 1 2 3, और इसको 2 पार्ट में तोड़ दो। यू नो H प्लस और OH माइनस इसी तरह टूटता है कि नहीं। अब क्या करो, इस CH3 को जोड़ दो, तो हमें मिल गया CH3। इस 2 CO2 को जोड़ दो, तो 2 मॉलिक्यूल हमें CO2 के मिल गए बच्चों, 2 मोल्स ऑफ CO2 मिल गया, प्लस यहाँ पे ये जो 2 Na है, 2 OH के साथ मिलकर के क्या बनाएंगे बताओ, 2 मोल्स ऑफ NaOH बना लेंगे, और बचा क्या है, 2 हाइड्रोजन, तो H2 गैस रिलीज हो जाएगी। यही हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। उसमें लिखा है इवन नंबर ऑफ एल्केन्स मिलते हैं। बताओ ये इवन नंबर में है कि नहीं एल्केन, बिल्कुल है, वेरी नाइस। और देखिए इसमें जैसे मान लो कुछ ऐसा एल्केन ले लिया, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, CH2 CONA CH2 CONA। हमें देखो 2 मोल्स चाहिए थे CONA के, तो हमें यहाँ पे मिल ही गया है 2HOH। अब होगा क्या यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था ना 2 पार्ट में तोड़ना है, तो 2 पार्ट में आप तोड़ दो। कैसे, इस तरह, यहां से तोड़ा, यहां से तोड़ दिया, और फिर यहां से तोड़ दिया है, बिल्कुल तोड़ दिया हमने। अब क्या होता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, क्या इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, नहीं, तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। बाकी जो सेम प्रोडक्ट हमारा बन रहा था, उसको सेम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दो जैसे था, 2NaOH प्लस H2। एक और है, एक और रिएक्शन लिख सकते हैं। इस बार मैंने ले लिया CH COONA, और यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया CH COONA कर दिया। फिर से वही 2HOH ले लो, 2HOH, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से आप लोग देखिए। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे फिर से वही 3 फ्रैगमेंट्स में तोड़ेंगे, एक ऐसे तोड़ देंगे, ऐसे तोड़ देंगे, और ऐसे तोड़ देंगे। ठीक है, अब होगा क्या, ये फ्रैगमेंट टूटा जब बच्चों, तो यहाँ पे हमें मिलेगा CH डबल बॉन्ड CH। क्या इसकी चारों वैलेंसी कंप्लीट है, नहीं, तो अब क्या बनाया, ट्रिपल बॉन्ड बना दिए, प्लस 2 मोल्स ऑफ CO2 बना लिया, 2 मोल्स ऑफ NaOH बना दिया, प्लस H2 गैस रिलीज। तो इस तरह से हम लोग 3 टाइप के रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके बाद यहाँ पे इसका मैकेनिज्म गिवन। तो देखिए, द रिएक्शन इज सपोज टू फॉलो द फॉलोइंग पाथ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या हुआ है कि जो CH3CONA है, वो क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में है, तो एक्वस सॉल्यूशन में होने के वजह से क्या हो गया है बच्चों, कि 2 पार्ट में टूट गया। एक कैटायंस में टूट गया है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे,
कि कैटायंस में टूट गया है 2Na+ और एसीटेट आयन में टूट गया है, एसीटेट आयन में टूट गया, दिख रहा है सबको? बिल्कुल दिख रहा होगा। तो कैटायंस में टूट गया और एनायंस में टूट गया क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में था और ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग ही है लगभग लगभग। तो Na+ अलग और CH3CO- अलग। अब यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रोलिसिस होता है वो दो इलेक्ट्रोड्स पे होते हैं, यू नो वेरी वेल, एनोड पे और कैथोड पे। और ये बच्चों हमेशा याद रखना है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है हमेशा और कैथोड पे हमेशा ही क्या होता है, रिडक्शन। बात समझ में आई? है ना, ये याद रखना है, ठीक है। ऐसे कर लो, एनोड मतलब ए, ऑक्सीजन मतलब O, आओ से याद कर लो, क्या कहो, आओ, है ना। तो भाई कैथोड का क्या हो जाएगा, Cr, Cr कहते हो ना, Cr, वैसे ही याद रख लो। तो आओ एंड Cr, आओ याद रख लोगे मतलब A फॉर एनोड, O फॉर ऑक्सीडेशन, तो कैथोड पे रिडक्शन ही होगा, कुछ और नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एसीटेट आयन है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि यहाँ पे होगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या सिंपली वी कॉल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के चारों तरफ, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि माइनस है, माइनस पे 2 चार्ज कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल इस ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन है और टोटल हमारे पास 2 एसीटेट आयन दिख रहा है, ये देखिए 2 एसीटेट आयन। तो क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है तो एक मोल एसीटेट आयन से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 1 2 3 4 5। तो 2 मोल से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकलूंगी तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना। तो इस तरह से लिखा है। अब बचा क्या, अब यहाँ पे फिर देखिए, अब यहाँ पे फ्री रेडिकल बन गया है जिसको हम बोलते हैं एसीटेट फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल तो अनस्टेबल होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, बीच से टूट जाएगा, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल मिलके बॉन्ड बना लेंगे और क्या हो जाएगा, CO2 बन जाएगा और मिथाइल फ्री रेडिकल बच गया, बच गया ना भाई। अब क्या होगा, ये मिथाइल फ्री रेडिकल, ये मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर के क्या बना दिए, इथेन। इसका मतलब अगर क्वेश्चन आए कि इथेन बनता कहाँ है, तो एनोड पे बनता है। कहाँ बनता है, एनोड पे बनता है। और कैथोड पे क्या होता है बच्चों, कैथोड पे हमारा एक्सेप्टेंस यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो वाटर ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाया, OH- और H फ्री रेडिकल बनाया, क्या बनाया, H फ्री रेडिकल बनाया, और यहाँ पे 2 H फ्री रेडिकल हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रिमूव हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, व्हाई, भाई मीथेन हम क्यों नहीं बना सकते, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। अच्छे से कमेंट करके बताइएगा कि क्यों मीथेन इस रिएक्शन को नहीं देता, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, या जिसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। अब इसको ध्यान से सुनो। Alkanes are almost non-polar molecule because of the covalent nature of the carbon-carbon and carbon-hydrogen bonds and due to very little difference of electronegativity because carbon and hydrogen atoms। देखिए क्या बोल रहा है, इतनी लंबी भयंकर लाइन लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन मतलब क्या है, उतना कुछ खास मतलब नहीं है। ये कह रहा है कि जो एल्केन्स होता है ना वो नॉन पोलर होता है। क्यों होता है, अगर मैं मीथेन की बात करूं बच्चों, अगर मैं मीथेन की बात करूं तो मीथेन में आपको CH बॉन्ड मिलेगा। अगर मैं इससे ज्यादा हायर एल्केन की बात करूं, इथेन की बात कर लो, चाहे आप प्रोपेन की बात कर लो, तो इस तरह के स्पीशी में, इस तरह के एल्केन्स में आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड भी मिलेगा और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी मिलेगा, है ना। और कह रहा है कि ये जो एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स बच्चों जनरली नॉन पोलर होते हैं। क्यों, पोलर किसको बोलते हैं, अगर मैंने यहाँ पे H और Cl लिख दिया तो ये क्या है, पोलर है कि नॉन पोलर है, ये है बच्चों पोलर, पोलर है ना, पोलर है। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3 पॉलिंग स्केल पे और हाइड्रोजन का होता है 2.1 या 2.2 के आसपास, राइट। लेकिन
अब क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है और यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम है, जब सेम एटम है तो उनके बीच में क्या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा? नो, तो यहाँ पे नो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। अगर मैं CH बॉन्ड की बात करूं तो उस कार्बन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग लगभग 2.1 से 2.2 के आसपास आती है और इसकी भी लगभग 2.1 से 2.2 के आसपास ही आती है, जिसके वजह से इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ही नहीं है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ना होने की वजह से इनका बॉन्ड क्या होगा बच्चों? नॉन पोलर होगा, राइट? तो इसीलिए ये क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और भी लिखा है, दे पोजेसेस वीक वंडरवॉल फोर्स, दे पोजेसेस वीक वंडरवॉल फोर्सेस। कह रहा है कि क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं तो इनके बीच में भाई फोर्सेस जो होंगे वो वीक वंडरवॉल फोर्स, जो फोर्स एक लगेंगे भी तो कौन से? वंडरवॉल फोर्स लगेंगे। और एल्केन जैसे मॉलिक्यूल में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक वंडरवॉल फोर्स होता है। अब क्योंकि वीक वंडरवॉल फोर्स है तो लगभग फर्स्ट से लेकर 4 मेंबर तक, यानी कि मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया और आपका ब्यूटेन हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों? गैसियस फॉर्म में होते हैं। अब जैसे जैसे आपकी कार्बन चेन बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपकी कार्बन चेन बढ़ती जाती है, मॉलिक्यूल हमारा कहाँ जाएगा? जैसे जैसे हमारी कार्बन चेन बढ़ेगी, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, और जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। ध्यान देने वाली बात बच्चों ये है कि मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडरवॉल फोर्स। जितना ज्यादा वंडरवॉल फोर्स होगा उतना ज्यादा हमारा मॉलिक्यूलर मास होगा। अब क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, वंडरवॉल फोर्स बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वो अब गैस नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। तो C5 से लेकर के C17 तक के जो एल्केन्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं, राइट? एंड दोज कंटेनिंग 18 कार्बन एटम्स या फिर उससे भी ज्यादा, मतलब और मोर, आर सॉलिड्स एट 298 केल्विन। कह रहा है कि रूम टेम्परेचर पे 18 कार्बन या उससे ऊपर के कार्बन वाले एल्केन्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, राइट? ओके, कुछ और इंपॉर्टेंट बात कही गई है वो मैं आपको समझाती हूँ। दे आर कलरलेस एंड ओडरलेस। एल्केन का कोई ना कलर होता है ना ओडरलेस होता है। जैसे जैसे किसी का कोई बात नहीं, कलरलेस और ओडरलेस है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट सॉलिबिलिटी ऑफ एल्केन्स इन वाटर? आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहोगे एल्केन की सॉलिबिलिटी के बारे में? ऐसा एनसीईआरटी पूछ रहा है, ठीक है? बेस्ड अपॉन नॉन पोलर नेचर ऑफ एल्केन्स। कह रहा है कि एल्केन जो होता है बच्चों वो नॉन पोलर होता है, राइट? तो इसका वाटर की सॉलिबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बोल रहा है एनसीईआरटी, पूछ रहा है आपसे। तो आप क्या कहोगे? आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी ने खुद समझा के रखा है। क्या? पेट्रोल इज अ, थोड़ा घुमा के समझाया, घुमा के, डायरेक्ट नहीं बोलता है कि वो सॉल्युबल है कि नॉन सॉल्युबल है, घुमा के बोल रहा है। अब घुमा के बोल रहा है तो कुछ और नया सीखने को मिलेगा। तो देखो, पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। सही बात है भाई, पेट्रोल क्या है? हाइड्रोकार्बन ही तो है। एंड इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल, वो व्हीकल्स में एज अ फ्यूल यूज होता है। पेट्रोल एंड लोअर फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम आर ऑल्सो यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स टू रिमूव ग्रीस या फिर स्ट्रेन। कह रहा है कि पेट्रोल के कुछ फ्रैक्शन या फिर पेट्रोलियम के कुछ फ्रैक्शन हम यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं? ड्राई क्लीन करने में, है कि नहीं? जिससे अगर हमारे कपड़ों में कोई तेल, ऑयल, ग्रीस का दाग होता है तो वो छूट जाता है। अब ध्यान से सोचिए बच्चों कि ये जो हमारे कपड़ों में जो दाग लग जाता है वो किसका होता है? जनरली ऑयल या फिर ग्रीस होता है ना, तेल वेल का दाग होता है। तो वो हमारा हाइड्रोफिलिक होता है या हाइड्रो? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए बच्चों कि हाइड्रोफिलिक मतलब क्या है। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग, मतलब जो पानी को पसंद करता है वो हाइड्रोफिलिक है। और जो हाइड्रोफोबिक मतलब, हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक का मतलब क्या है भाई? हेटर, राइट? जो वाटर से हेट करता है वो क्या है? हमारा हाइड्रोफोबिक है। अब जनरली आपको पता है ये जो ऑयल होता है, ऑयल में आप पानी डालो क्या मिक्स हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होता है, राइट?
तो अब पेट्रोल हमने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही पेट्रोल को हमने क्या कर दिया, पेट्रोल क्योंकि हाइड्रोकार्बन से बना है ना, तो पेट्रोल को हमने जब एज अ ड्राई क्लीन के फॉर्म में यूज किया, किस पे, कपड़ों पर, तो हमने देखा कि कपड़ों का जो ग्रीस या ऑयल ऑयल होता है वो पेट्रोल से मिक्स हो जाता है, घुल जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, फिर हम पानी की बौछार करते हैं और वो निकल जाता है। इसका मतलब पेट्रोल जो कि हाइड्रोकार्बन है वो घुल गया ग्रीस में, और ग्रीस भी क्या होता है हमारा, ऑयल, हाइड्रोफोबिक है। अब क्योंकि हाइड्रोफोबिक और पेट्रोल भी हाइड्रोफोबिक है तो दोनों मिक्स हो गए हैं, इसका मतलब क्या है, एक कॉन्सेप्ट आया जिसे बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है कि एल्केन अगर नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में घुलेगा, है ना। एल्केन अगर नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में घुलेगा। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस जो पोलर होता है तो वो वाटर में घुल सकता है, क्योंकि वाटर क्या है, पोलर, ठीक है। On the basis of this observation, what do you think about the nature of the greasy substance? You are correct if you say that grease मतलब mixture of higher alkane is non-polar. Yes, जो ग्रीस होता है वो हमारा नॉन पोलर होता है, हाइड्रोकार्बन भी नॉन पोलर है और वो उसमें घुल जाता है, इसका मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक, हेंस हाइड्रोफोबिक इन नेचर, राइट। नॉन पोलर का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोफोबिक हुआ। इट्स जनरली ऑब्जर्व दैट in relation to solubility of substance in solvent, polar substances are soluble in polar solvent. जो polar solvents होते हैं वो polar substance जो होते हैं बच्चों वो soluble होते हैं polar solvent में, whereas the non polar one in non polar solvent, मतलब polar substance polar solvent में घुल जाएगा, non polar substance non polar solvent में घुल जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। Boiling point of different alkanes are given in table, from which it is clear that there is a steady increase in boiling point with increase in molecular mass. जैसे कि मैंने बताया कि वंडरफॉल फोर्स जितना ज्यादा लग रहा है उतना ही ज्यादा क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, या हम ऑपोजिट भी बोल सकते हैं कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका वंडरवॉल फोर्स भी ज्यादा है। और अगर वंडरवॉल फोर्स ज्यादा है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा बढ़ेगा तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि नहीं, ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वो इंपॉर्टेंट बात है, वो इंपॉर्टेंट बात है कि वंडर वॉल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास and molecular mass is directly proportional to the boiling point. समझ में आई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे जैसे हमारा मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ता जाएगा। और जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो ये सोच लेना कि उसका वंडरवॉल फोर्स भी क्या है, बहुत ज्यादा होगा। वंडरवॉल फोर्स का मतलब ये है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में कितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। This is due to the fact that intermolecular van der Waals force increase with increase the molecular size और द सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर साइज, या फिर देखो मॉलिक्यूलर साइज बढ़ रहा है तो वो उतना ज्यादा सरफेस एरिया को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो जितना ज्यादा साइज बढ़ रहा है उतना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ रहा है और वंडरवॉल फोर्स भी उसका उतना ही इंक्रीज हो रहा है। You can make an interesting observation by having a look on the boiling points of 3 isomeric pentane. यहाँ पे ना तीन आइसोमेरिक पेंटेन्स, मतलब पेंटेन के 3 आइसोमर्स को लिया हुआ है। एक है पेंटेन, एक हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन और एक हो गया 2 डाई मिथाइल प्रोपेन हो गया। इट इज ऑब्जर्व दैट, ये ऑब्जर्व किया गया कि पेंटेन हैविंग अ कंटिन्यूअस चेन, पेंटेन में क्या है, कंटिन्यूअस चेन है, 5 कार्बन है जो लाइन से है ना, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 309.1 केल्विन है, वेयर एज 2 डाई मिथाइल प्रोपेन बॉइल्स एट 282.5 केल्विन with increase in the number of branch chain. The molecule attains the shape of a sphere. This result in a smaller area of contact and therefore weak intermolecular forces between spherical molecule which are overcome at relatively lower temperature. ये क्या है, इतना लंबा पैराग्राफ दे रखा है, तो एक बार मैं फिर से यहाँ ऑब्जर्वेशन कराती हूँ आपको। ये है पेंटेन जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 309.1,
फिर एक हमने ब्रांचिंग कर दी, 2 मिथाइल ब्यूटेन बनाया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट घट करके 300.9 हो गया। और ज्यादा ब्रांचिंग करा दी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट घट के 282.5 हो गया। क्यों? देखिए इसका क्यू का आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे। देखिए देखिए सबसे पहली बात पेंटेन, ये हो गया पेंटेन। दूसरा क्या है हमारे पास? 2 मिथाइल ब्यूटेन। तीसरा ये है ना, 3 इसके आइसोमर्स है। अब देखिए पेंटेन कैसा है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, दिख रहा है आपको 5 कार्बन, ये एक स्ट्रेट चेन में। ठीक है, अगर मैं एक मिथाइल को, एक कार्बन को शिफ्ट करा दूं इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे जब मैंने शिफ्ट कराया है ना, इस पोजीशन पे जब मैंने शिफ्ट करा दिया तो आप देखोगे कि ब्रांचिंग बढ़ गई। ब्रांचिंग मतलब पहले ऐसे था, सब टेट्राहेड्रल थे, एक ब्रांचिंग बन गई, थोड़ा सा मॉलिक्यूल हमारा स्फीयर में आया। लेकिन जब हमने एक कार्बन को उठाकर यहां रख दिया, इस तरह से मॉलिक्यूल, पहले एक कार्बन, ये बीच में है कार्बन, फिर यहाँ पे, फिर एक ऐसे, फिर ये एक ऐसे और ये एक ऐसे, और हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन है। तो ओवरऑल देखोगे मॉलिक्यूल हमारा कहाँ पे जा रहा है? स्फीयर पे जा रहा है कि नहीं? मॉलिक्यूल हमारा स्फीयर में जा रहा है। अब सोचो, एक मेरे पास ये स्ट्रेट चेन है और एक मेरे पास मान लो कुछ स्फीयर जैसा है, ठीक है। अब एक स्ट्रेट चेन पे दूसरा स्ट्रेट चेन आएगा तो ज्यादा सरफेस एरिया कवर कर पाएगा, ज्यादा सरफेस एरिया कवर कर पा रहा है क्योंकि उसका वंडरवॉल फोर्स उतना ही ज्यादा है। भाई दो लोग ज्यादा अच्छे से चिपक पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं दो बॉल्स को ले आऊं, दो बॉल्स को अगर मैं चिपकाने की कोशिश करूं, क्या वो उतना सरफेस एरिया कवर कर पाएगा दोनों मॉलिक्यूल के बीच में? ऑफ कोर्स नॉट। फिर से बोलती हूँ, ये मेरे पास एक स्ट्रेट चेन है और ये एक स्ट्रेट चेन है, ये क्या करो आप दोनों को चिपकाने की कोशिश करो तो ज्यादा सरफेस एरिया कवर करेगा, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। लेकिन अगर मेरे पास दो बॉल है, बॉल एक स्फीयर ही होता है, दो बॉल को आप चिपकाओ, बहुत ही कम हिस्सा, बहुत ही कम बॉल का सरफेस एरिया दूसरे के सरफेस एरिया से टकराएगा। तो कम टकरा रहा है, कम पार्ट टच हो रहा है, कम बॉल के कम पार्ट टच हो रहे हैं तो उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं बच्चों, तो क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि ये वाला सबसे ज्यादा स्फेरिकल है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। फिर ये और ये पेंटेन का इसलिए है क्योंकि दो पेंटेन मॉलिक्यूल ज्यादा सरफेस एरिया कवर करेंगे, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है कि नहीं? इसी तरह ये भी है ब्यूटेन, और जैसे ही ब्रांचिंग हो गई फिर से क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट घट गया। इसका मतलब ये है कि boiling point is inversely proportional to the branching. Boiling point is inversely proportional to the branch. ठीक है, ये बात याद रखनी। तो ये तो बात हो गई बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट में हमें इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोर्स बढ़ रहा है। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है ना, अगर हमारे पास एक ऐसा एल्केन है, कई सारे एल्केन्स हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम, हाइड्रोजन एटम सेम, लेकिन उसमें डिफरेंस है ब्रांचिंग का, तो जितना ज्यादा ब्रांचिंग होती जाएगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही कम होती जाएगी, राइट। तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये है मीथेन, इसकी मेल्टिंग पॉइंट है 90.5। ये है मेरे पास इथेन और इसकी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गई 101। ये है प्रोपेन, इसकी मेल्टिंग पॉइंट है 85.3। फिर ब्यूटेन का ये, फिर 2 मिथाइल का ये। मतलब आप पूरा ऐसे देखोगे ना तो कोई रेगुलर ट्रेंड आपको नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट में हमें कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं देखने को मिलता। लेकिन हाँ, कुछ कंपैरिजन हम कर सकते हैं। वो कंपैरिजन क्या है? वो कंपैरिजन ये होता है कि मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिमेट्री। अगर मेरे पास जो मॉलिक्यूल है वो ज्यादा सिमेट्रिकल है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? ज्यादा होगी। ये जनरली आसपास के कंपाउंड की बात की करता है। मतलब
जैसे मीथेन का कंपैरिजन मैं करूं, ठीक है, मीथेन का कंपैरिजन करूं मैं इथेन से, तो आसपास के एल्केन की बात कर रहा है, जैसे मीथेन, इथेन या फिर इथेन प्रोपेन, ठीक है। तो अगर मैं देखूं CH4 और अगर मैं देखूं इथेन, अगर इथेन के बीच में मैं एक लाइन पास करूं तो यहाँ पे प्रॉपर सिमेट्री मिल रही है, तो जितना ज्यादा सिमेट्री होगी मेल्टिंग पॉइंट उसकी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मीथेन में थोड़ा कम सिमेट्रिकल है, राइट, और इथेन में ज्यादा सिमेट्री है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गई। प्रोपेन और ब्यूटेन की अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास है प्रोपेन CH3, CH2 और CH3, और अगर मैं ब्यूटेन की बात करूं CH3, CH2, CH2, CH3, राइट, ये है हमारे पास प्रोपेन और ये है मेरे पास ब्यूटेन। अगर मैं यहां से लाइन पास करूं, इथाइल दो इथाइल कंपोनेंट में ये डिवाइड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी बात आ जाती है, तो ये ज्यादा सिमेट्रिकल है, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, लेकिन ये क्या है, बीच का कार्बन रह गया, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा सिमेट्रिकल है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, ज्यादा हो गया है, ठीक है। इसी तरह ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन की अगर मैं बात करूं, क्या, ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब ये, और 2 मिथाइल प्रोपेन, ये दोनों ही एक दूसरे के बच्चों क्या है, आइसोमर। अगर मैं इसको बीच से ऐसे डिवाइड करूं तो दो इक्वल इथाइल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, लेकिन इनकी मैं बात करूं तो इसको मैं ऐसे डिवाइड करूं तो क्या ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, कुछ खास बिल्कुल नहीं हुआ है, इसलिए हमारे पास ये जो ब्यूटेन है बच्चों, ब्यूटेन का जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा और 2 मिथाइल प्रोपेन का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, राइट। पेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2 डाई मिथाइल प्रोपेन की बात करती हूँ, मतलब पेंटेन है ना, ठीक है, मैं बना के आपको दिखाती हूँ, मेरे पास है ना पेंटेन, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ओ सो सॉरी, ये देखो, दिस इज पेंटेन, एक कार्बन को मैं यहाँ लगा दी तो ये हो गया है 2 मिथाइल ब्यूटेन, और मैंने बना दिया 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, राइट। अब इन तीनों में से अगर मैं देखूं, इसको मैंने लिख दिया P, इसको लिख दिया Q और इसको लिख दिया R, और मैंने बोला इन तीनों को आप सिमेट्री के अकॉर्डिंग करो, तो भाई ये स्फेरिकल ज्योमेट्री बना रही थी, मैंने बताया था ये स्फेरिकल ज्योमेट्री बना रही थी, ये ज्यादा सिमेट्रिकल होगा, तो R इज मोर सिमेट्रिकल, राइट। इनकी मैं बात करूं, अगर मैं यहां से लाइन पास कर रहा हूं बच्चों, तो ये हमारे पास इस तरह से टूटा और ये इस तरह से टूटा, ये बिल्कुल भी सिमेट्रिकल नहीं है, तो यहाँ पे Q सबसे लास्ट में आ गया, फिर P आया, इसका मतलब R अगर ज्यादा सिमेट्रिकल है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगी, सबसे पहले इसकी मेल्टिंग पॉइंट, देन ये, और फिर लास्ट में ये, देखो यही होगा, देखिए 2 डाई मिथाइल प्रोपेन की मेल्टिंग पॉइंट ये है, पेंटेन की मेल्टिंग पॉइंट ये और सबसे लास्ट में है, तो इस तरह से हम मेल्टिंग पॉइंट को जज करते हैं कि अगर कोई 2 मॉलिक्यूल गिवन है या 3 मॉलिक्यूल गिवन है तो किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी, वो डिपेंड करेगा हमारी सिमेट्री पे, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिमेट्री, हमारा मॉलिक्यूल जितना ज्यादा सिमेट्रिकल होगा मेल्टिंग पॉइंट उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चों डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर कंबशन, देन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, आइसोमराइजेशन, एरोमेटाइजेशन, रिएक्शन विद स्टीम, पायरोलिसिस और कन्फॉर्मेशन, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा कवर करेंगे, और फिर हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड पे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, तो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो आप प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।